दिनांक 27 दिसंबर 1927, महार, जिला रायगढ़। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं को संबोधित करते हुए भाषण दिया था, जो उनके जीवन में एक क्रांतिकारी घटना साबित हुई। दोपहर में सम्मेलन समाप्त करने के बाद प्रतिनिधि भोजन मंडप में गए और डॉक्टर बाबा साहब परिषद कार्यालय गए, जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। डॉक्टर बाबा साहब वहां पहुंचे ही थे कि उन्हें देखने के लिए वहां महिलाओं की भीड़ जमा हो गई। ये औरतें 9-10 मील दूर दूर के गांव से चली आई थी। वो सब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के दर्शन करने आए थे। डॉक्टर अंबेडकर को अपनी आंखों से देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि उनमें से कई महिला अपने छोटे बच्चों को घर पर ही छोड़कर आई थी। शाम के समय और महिलाओं की भारी भीड़ जुटी। उनमें से एक वृद्ध महिला डॉक्टर अंबेडकर को देखकर जोर जोर से रोने लगी। सभी को लगा कि इस वृद्ध महिला को किसी ने मारा। लोग पूछने लगे, बताओ तुम्हें किसने मारा? तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया कि मैं जब इधर से आ रही थी, तब कुछ दृष्ट लोगों ने कहा कि तुम्हारे राजा इस दुनिया में नहीं रहे। तब जाकर उसके रोने का कारण और अचानक इतनी सारी महिलाओं के आने का कारण लोगों के समझ में आ गया। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि महिलाएं आत्मविश्वासी बने। डॉक्टर अंबेडकर ने एकत्र हुई सभी महिलाओं को कहा कि मैं आपको सामाजिक हित की कुछ बातें बताना चाहता हूं। इसके लिए मैं आपसे शाम को सम्मेलन में शामिल होने का अनुरोध करता हूं। चांभारवाड़े में सभा समाप्त होने के बाद बाबा साहब ने महिला वर्ग को संबोधित किया और उसके बाद अन्य पदाधिकारियों को मार्गदर्शन किया। योजना के मुताबिक आखिरी और अहम कार्यक्रम की शुरुआत की। यह आखिरी का कार्यक्रम पूरे सम्मेलन में बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह कार्यक्रम जो प्राथमिकता के पात्र है। इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहेब ने बड़े गंभीरता से इस कार्यक्रम को संबोधित किया। उसकी वजह से सभा के सभी सदस्य अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो गए। इनमें से पहला कार्यक्रम महिलाओं के लिए यह एक व्याख्यान है। दोपहर को योजना के अनुसार सभी महिलाएं सभामंडप में आकर बैठ गईं। बीच में उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी। उन्हें संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आप इस बैठक में आए हैं। जिस प्रकार महिला और पुरुष मिलकर घर की समस्याओं का समाधान करते हैं, उसी प्रकार पुरुष और महिलाओं को मिलकर समाज की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि अगर पुरुष ये काम हाथ में ले तो उन्हें इसे पूरा करने में काफी समय लगेगा। मेरा मानना है कि अगर महिलाएं उसी काम को अपनाएं तो उन्हें उस काम में जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन भले ही वे ये काम अकेले नहीं कर सकते, तो उन्हें ये काम करने वाले लोगों के सहयोग के बिना नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको हमेशा सम्मेलन में शामिल होना चाहिए। सच कहा जाए तो छुआछूत की समस्या पुरुषों की नहीं, बल्कि आप महिलाओं की भी है। आपने हम मनुष्यों को जन्म दिया। आप जानते हैं कि दूसरे लोग हमें किस तरह जानवरों की तरह देखते हैं। कई जगहों पर हमारी छाया को भी अपवित्र मानते हैं। अन्य लोगों को सम्मान का स्थान मिलता है, लेकिन आपकी कोख से पैदा हुए हमारे बच्चे क्या इतने हीन हैं कि हमें पुलिस खाते में भी छोटी सी नौकरी नहीं मिलती? इतना हमें नीचा बनाकर रखा है। ये सब जानते हुए भी यदि कोई आपसे पूछे कि आपने हमें क्यों जन्म दिया, तो आप क्या उत्तर देंगे? इस सभा में बैठी कायस्थों तथा अन्य पत्नियों से उत्पन्न संतान तथा हमारे द्वारा उत्पन्न संतान में क्या अंतर है? तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम में उतना ही सतीत्व है जितना एक ब्राह्मण स्त्री में है और जितना सतीत्व तुम में है। और किसी भी ब्राह्मण स्त्री में उतना साहस, सहमति और धमक नहीं है जितना तुम्हारे पास है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न संतान सर्वमान्य क्यों होनी चाहिए और आपसे उत्पन्न संतान तिरस्कृत क्यों होनी चाहिए? उसे साधारण मनुष्य का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है? मुझे लगता है कि आपने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। यदि आप इसके बारे में सोचते तो पुरुषों के पहले आप महिलाओं ने ही सत्याग्रह किया होता, क्योंकि हमने आपकी कोख से जन्म लेकर उतना ही पाप किया है और उस पाप के कारण हमें छुआछूत की सजा भुगतनी पड़ रही है।
तो आपको सोचना चाहिए कि अपनी कोख से जन्म लेना पाप क्यों माना जाना चाहिए और पराई स्त्री की कोख से जन्म लेना पुण्य क्यों होना चाहिए। यदि आप इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो आपको प्रजा उत्पत्ति करना बंद करनी पड़ेगी या फिर अपने द्वारा उन पर लगा कलंक धोना पड़ेगा। आपको इन दोनों में से कोई एक काम करना शुरू कर देना चाहिए। प्रतिज्ञा करें कि अब हम ऐसी कलंकित अवस्था में नहीं रहेंगे। जैसे पुरुषों ने समाज को बेहतर बनाने का निर्णय लिया है, वैसे आप भी करें। दूसरी बात जो हम आपसे कहना चाहते हैं वो ये है कि आप सभी पुराने और गंदे रीति रिवाजों को त्याग दें। सच तो यह है कि किसी अछूत के माथे पर कोई मोहर नहीं होती जो उसकी अछूत होने की पहचान कराती हो, लेकिन अस्पृश्यों के जो भी रीति रिवाज है उससे लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि यह व्यक्ति अछूत जाति का है। मेरा मानना है कि ये रीति रिवाज एक समय हम पर थोपे गए थे, लेकिन इंग्रज सरकार के राज्य में ऐसी कोई बाध्यता नहीं हो सकती। तो अब आपको उन सभी चीजों को बंद करना होगा जो और लोगों को आपको अछूत समझने पर मजबूर करती हैं। आप जिस प्रकार अपना वस्त्र धारण करते हैं वह आपकी अस्पृश्यता का प्रमाण है। आपको साड़ी पहनने का अभ्यास उसी तरह करना चाहिए जैसे उच्च वर्ग की महिलाएं साड़ी पहनती हैं। ऐसा करने में आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार गले में हार का बोझ और हाथ में एक हाथ के कोने तक कथील के या चांदी के कंगने भी आपके लिए पहचान का प्रतीक है। एक से अधिक गलसरी की आवश्यकता नहीं है। पति की आयु बढ़ाने या शरीर को सुंदर बनाने में इसका कोई योगदान नहीं है। कपड़े गहनों से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं, इसलिए कथील या चांदी के आभूषणों पर पैसा खर्च करने के बजाय अच्छे कपड़ों पर पैसा खर्च करें। यदि आपको आभूषण पहनना हो तो वो सोने का बना होना चाहिए, अन्यथा नहीं पहनना चाहिए। इसी प्रकार साफ सफाई से कार्य करने का भी ध्यान रखें। आप घर की गृहलक्ष्मी हैं। आपको सावधान रहना चाहिए कि घर में कोई अनहोनी न हो जाए। खुशी की बात यह है कि पिछले मार्च से सभी लोगों ने मरे हुए जानवरों का मांस खाना बंद कर दिया है, लेकिन यदि यह आपके घर पर नहीं होता है तो आपको इसे पूरा करने का जिम्मा अपने ऊपर लेना चाहिए। आप मरे हुए जानवरों का मांस घर में लाने वाले पति को यह स्पष्ट कर दे कि मेरे घर में यह प्रकार नहीं होने दिया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि यदि आप इस बात को अपने मन में ठान लेंगे तो यह दुष्ट अमंगल प्रकार बंद हो जाएगा। साथ ही आपको अपने बच्चों को भी शिक्षित करना चाहिए। ज्ञान और विद्या केवल हम पुरुषों के लिए नहीं है, ये महिलाओं के लिए भी जरूरी है। ये बात हमारे पूर्वज भी जानते थे। अन्यथा जो लोग रेजिमेंट में रहते वे अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं देते। जैसी खदान वैसी मिट्टी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी अगली पीढ़ी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको लड़कियों को शिक्षा जरूर देनी चाहिए। मैंने तुम्हें यही उपदेश दिया है। मुझे आशा है कि आप इसे हवा पर नहीं छोड़ेंगे। इसे लागू करने में देरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सुबह घर जाने से पहले अपना पहनावा बदल कर जाएं। तभी मुझे समझ आएगा कि मैंने जो कहा था वो हो गया है। डॉक्टर आम्बेडकर के इस भाषण का सभा में महिलाओं पर तत्काल प्रभाव पड़ता दिखा। अगले दिन में वे ब्राह्मण महिलाओं की तरह अपने टखनों के चारों ओर लिपटी हुई 9 गज की साड़ियों में दिखाई दी। डॉक्टर आम्बेडकर के उदार विचार अछूत महिलाओं के परिवर्तन के पीछे प्रेरक शक्ति बने। उन्होंने बर्बर आभूषणों को भी शीघ्र छुट्टी दे दी। डॉक्टर बाबा साहब के वाणी का प्रभाव पुरुषों पर भी पड़ा। उन्होंने अपने हाथ के आभूषण और कानों से कुंडलियां निकाल ली। उन्होंने भोजन के एक टुकड़े के लिए भीख मांगना भी बंद कर दिया। इतना ही नहीं, महार नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, झाड़ू मारने वाले महार ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया।